कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में देख लिया था। ओके, कूलम्ब्स लॉ के एप्लीकेशन भी देख लिया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी देख लिया था। अगर सराउंडिंग में एन नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे तो वो एक दूसरे पे कैसे फोर्स लगाएंगे, और कोई एक पार्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स कैसे होगा वो हमने देखा था ऑलरेडी। ओके, चलिए अब हम लोग ये जो फोर्स जो लग रहा है ना, दो पॉइंट चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो अब इस फोर्स को एक नए तरीके से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब ये जो नया तरीका जो है उसमें हम लोग एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। जैसे कि हमने देखा है कि जब कोई भी सराउंडिंग में दो पॉइंट चार्ज होंगे तो दोनों पॉइंट चार्ज क्या करेंगे, एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जिस टाइप का फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो फील्ड फोर्स के कारण। तो ये फील्ड जो है वो किसका है, तो ये एक्चुअली जो फील्ड होता है ना वो चार्ज पार्टिकल का ही होता है। क्योंकि हम देखें कि अगर सराउंडिंग में दो चार्ज पार्टिकल है तो दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल जो है ना वो कुछ ऐसा टाइप का एक इनविजिबल, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फील्ड या एक ऐसा रीजन क्रिएट कर रहा है जिस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आ रहा है तो वो उसके पहले वाले चार्ज पार्टिकल के फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो सपोज मान लो कि यहाँ पे अगर चार्ज पार्टिकल है तो ये चार्ज पार्टिकल सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड क्रिएट कर रहा है जिस फील्ड में आने पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर आएगा तो वो चार्ज पार्टिकल एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल सा बात हुआ, ठीक है। अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ ऑलरेडी लिख रखा है कि इट इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज इन विच इट इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाई अनदर चार्जेस, ओके, या अनदर चार्ज पार्टिकल। ओके, अब थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं जो हमने अभी बोल दिया, ठीक है। तो सपोज जैसे कि हमने माना कि यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है, एक क्यू चार्ज पार्टिकल है, एक स्मॉल क्यू चार्ज पार्टिकल है। तो ये स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू में क्या होगा कि क्योंकि ये दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। कहने का मतलब क्या है, तो ये जो स्मॉल क्यू पार्टिकल है वो क्या करेगा, इसको इधर रिपेल करेगा, और ये कैपिटल चार्ज जो है वो उसके इधर रिपेल करेगा। तो जितने फोर्स से ये रिपेल करेगा इसी फोर्स को हमने कोलम्बिक फोर्स से देखा हुआ था, ठीक है। तो अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझे कि अगर सर ठीक है भाई, चार्ज पार्टिकल तो है तो फोर्स लग रहा है। अगर सपोज मान लो कि अगर ये चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे नहीं रहता, अगर इसको हम लोग गैप कर दे, ए बी वाला जो चार्ज पार्टिकल है अगर इसको हम लोग गैप कर दे, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि क्यू के कारण जो सराउंडिंग में एक सराउंडिंग में जो एक फील्ड क्रिएट हो रहा है, क्या वो फील्ड को अभी भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो देखो, समझने वाली बात यह है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी रीजन में, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, उस रीजन में एक टाइप के फील्ड को क्रिएट करने लगेगा। यानी वो अपना इन्फ्लुएंस उस रीजन में क्या करेगा, फैलाने लगेगा, ठीक है। अब उस इन्फ्लुएंस को सेंस करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, उस इन्फ्लुएंस के, यानी जो चार्ज पार्टिकल इन्फ्लुएंस अपने फील्ड के तरीके से वो आगे चल रहा है, तो उस इन्फ्लुएंस को सेंस कौन करता है, तो कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल करता है। समझ में आ रही होगी। और वो सेंस कैसे करता है, तो उस फीलिंग ऑफ फोर्स, यानी बाय द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उस फील्ड में आएगा तो वो उस टाइप के फोर्स को क्या करेगा, तो एक्सपीरियंस करेगा। तभी हम लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है, तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे क्या करता है, फोर्स लगाता है, ऐसे ही। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कोलम्बिक फोर्स जैसे दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लग रहा था, तो उसको एक नए तरीके से देखा है कि कोई भी फोर्स जब रहता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड बन जाता है, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तब क्या होता है, वो दूसरा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जाहिर सी बात है, चार्ज पार्टिकल एक फील्ड तैयार करता है, तो अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो भी तो ये पहले वाले चार्ज पार्टिकल में फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। यही जो म्यूचुअल फोर्स होता है, यही जो फोर्स होता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स, जिसको एक्शन रिएक्शन पेयर करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है कूलम्ब्स लॉ में। ओके, चलिए, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी सराउंडिंग में चार्ज पार्टिकल है तो वो अपना इन्फ्लुएंस पूरे सराउंडिंग में क्या करता है, फैलाता है। हाँ, उस इन्फ्लुएंस को इनकाउंटर करने के लिए हमको क्या करना होता है, एक दूसरे चार्ज पार्टिकल को रखना होता है। आई होप ये मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। ओके, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। एक एजम्पशन और ले लेते हैं। सपोज मान लो कि अगर रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल पहले से हो ही ना, अगर रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल हो ही ना, अब उसके बाद एक चार्ज पार्टिकल को अगर वहाँ पे ला रहे हैं, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स रहेगा? तो नहीं बोल सकते हम लोग चार्ज पार्टिकल पे फोर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल था ही नहीं। जब कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था
तो किसी भी टाइप का फील्ड वहाँ पे क्रिएट नहीं है जो चार्ज उसको सेंस कर पाए। ठीक है, समझ में आ रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल विदाउट एनी फील्ड यानी एनी सिमिलर टाइप का फील्ड के जो फील्ड वो चार्ज पार्टिकल सेंस कर सके, अगर वो फील्ड सराउंडिंग में पहले से सेटअप नहीं है, तो अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को उस सराउंडिंग में ले जाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल किसी भी टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसका मतलब ये भी समझ में आता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, यानी वो चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड या इन्फ्लुएंस में जा रहा है। ओके, तो इसी के लिए हम लोग कह सकते हैं। ओके, तो यही हमने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंटरमीडियरी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो चार्ज पार्टिकल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी एक्सपीरियंस कराने का जो 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 फैक्टर हुआ वो कौन सा हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरमीडियरी फिनोमेना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इंटरमीडियरी वाया विच चार्ज पार्टिकल ए कम्युनिकेट्स इस प्रेजेंस, इसका प्रेजेंस कम्युनिकेट हो रहा है बी पॉइंट पे, किसके कारण, तो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इट्स प्रेजेंस टू क्यू एट बी इन फर्स्ट ओके, बिकॉज द पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू, ये वाली चाहिए, पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इन द स्पेस ऑफ ए, क्योंकि ए के ही स्पेस में या ए के ही रीजन में क्या आ रहा है भाई, तो बी आ रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलिए, हमने यहाँ तक जान लिया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल के फील्ड में अगर दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोग ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से हम लोग मैथमेटिकली एनालिसिस कर लिए थे। अब सपोज मान लो कि हमने देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर दूसरे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, यानी ये, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ओके, ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अगर सपोज मान लो कि अगर यूनिट चार्ज को देख ले तो यूनिट चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स है वो उतना ही होगा जितना उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूनिट रख दे तो यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स एक गिवन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना ही होगा जितना उतना ही होगा जितना गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सपोज मान लो कि यहाँ पे पहले इसको हटा देते हैं, सपोज मान लो कि पहले इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पे दे देते हैं प्लस क्यू प्लस क्यू करके क्या है, मान लो कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, अब सपोज जब मान लो कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, अब इसके कारण क्या हो जाएगा, सराउंडिंग में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना स्टार्ट हो गया, यानी अब सराउंडिंग में, पूरे सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। अब इसको सेंस करेंगे कैसे, तो सपोज मान लो कि जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल क्यू इधर लाए तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करेगा, या जैसे ही इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करेगा यानी इस पर फोर्स लगने लगेगा, और इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू। ठीक है, ई इक्वल्स टू कितना लगेगा, तो एफ बाई क्यू। जैसे कि हमने देखा भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण या किसी भी चार्ज के कारण, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाई पॉइंट चार्ज और बाई स्मॉल चार्ज ड्यू टू डैट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो ई इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू। ओके, यानी अगर सपोज मान लो कि अगर हम इसको ऐसे डिराइव करें तो एफ इक्वल्स टू लिख सकते हैं ये कैपिटल क्यू के बीच में और ये स्मॉल क्यू के बीच का फोर्स। तो ये हम पहले से पढ़ के रखे हुए हैं कि क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मान लो कि आर है तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा इंटू क्यू, तो क्यू से क्यू मर गया तो बचा क्या, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे ड्यू टू दिस कितना होगा, तो जाहिर सी बात है के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। ठीक, लेकिन क्या ये लिखना सही है, क्या यहाँ पे क्यू वाला चार्ज पार्टिकल रखना सही है, क्या हम इसके रखने से क्या हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ढूंढ पाएंगे, ये मेन जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है ये है। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे ही ये क्यू जो चार्ज पार्टिकल यहाँ पे हम प्लेस करेंगे तो ड्यू टू दिस क्यू चार्ज पार्टिकल ये क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। तो अगर हम लोग देखें तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को जब रिपेल करेगा, यानी हम कुछ ऐसे बना सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इधर से गैप होने लगेगा। क्यों, क्योंकि रिपल्सन खा रहा है, ये रिपल्सन खा रहा है, ये रिपल्सन खा रहा है, रिपल्सन खा रहा है, ये भी रिपल्सन खा रहा है। ठीक है, इधर से भी रिपल्सन खा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो भी पॉजिटिव साइड जो नियर द सरफेस है
वो सारा शिफ्ट हो जाएंगे कौन से, तो फार्दर सरफेस पे, फार्दर सरफेस पे। अब तुम बताओ क्या ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो पहले वाले चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के सिमिलर था? नहीं था, क्योंकि पहले वाले केस में पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था, तब इस पॉइंट पे जाके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था। अब इस पॉइंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले वाले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सेंटर था वो सेंटर पे था, लेकिन अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सेंटर तो यहाँ हो गया, यानी ये आर डैश, तो अब ये जो पहले आर यहाँ पे था अब तो ये यहाँ पे बन गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा चेंज हो गया, ये मेरा रहा नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू अगर चार्ज डालेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना मेरा क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या मतलब कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज के कारण क्या होगा, क्योंकि ये खुद ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इसी के लिए इस टोटल चार्ज पार्टिकल के कारण एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जाएंगे तो वो डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या भाई, तो एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले कैसे? तो अगर एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हम इस चार्ज के वैल्यू को इतना कम कर दें जिसका अपना इसका कोई भी प्रैक्टिकल मतलब इसका अपना कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं रहे, या फिर हम ऐसे बोल दें कि इस चार्ज का नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस रहे इस सराउंडिंग में। तो जब नेग्लिजिबल इन्फ्लुएंस होगा तो इसके इन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कर लेंगे, इग्नोर कर देंगे, तब मेरा चार्ज पार्टिकल के कारण क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो एक्यूरेट या मोस्ट प्रोसाइज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ रही हो? यानी अगर हम कोई भी चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो डिस्टर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, या फिर प्योर इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता है। तो फिर हमको करना क्या होगा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है ना बहुत ही कम रखना पड़ेगा। तो सपोज अगर चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड बहुत ही कम रख देते हैं, मान लो कि यहाँ पे पहले से चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, और यहाँ इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो इसको सेंस करना है, तो सेंस करने के लिए कोई ना कोई हमको क्या करना है, चार्ज तो रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ना टेस्ट चार्ज रख देते हैं। इस टेस्ट चार्ज के कारण क्या करेंगे, इसी टेस्ट चार्ज के कारण इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू के मेजरमेंट को टेस्ट हम लोग करते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला यही है, चार्ज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन ये अभी एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, तो इसको एक्यूरेटली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले चार्ज को ना नेग्लिजिबल करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करें, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज एक्सपीरियंस बाय ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज वैसा चार्ज होता है जिसका अपना कोई भी सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। आई होप हमने यहाँ पे इसके बारे में लिखा है, हाँ यस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको टेस्ट चार्ज में हमको लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो E इक्वल्स टू एफ बाई क्यू, वेयर क्यू इज गोइंग टू जीरो। अब गोइंग टूवर्ड्स जीरो, इसका मतलब इसको लिखने का तरीका ये है, लिमिट क्यू नॉट इज गोइंग टूवर्ड्स जीरो एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाई पर यूनिट चार्ज या पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब क्योंकि टेस्ट चार्ज का अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इसीलिए इस गिवन पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यानी अगर इस चार्ज पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पे यानी आर यूनिट पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या मेरा एक्यूरेट या सपोज टू एक्यूरेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्क्रिप्शन या मेजरमेंट देगा। ओके, चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, वर्बली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या कि एफ इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही छोटा चार्ज है। ओके, इसी के रिलेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो फोर्स निकाल सकते हैं। एफ इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा द क्यू ई नॉट। तो एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल डिसाइड करता है या फिर रहता है तो उस पर लगने वाला फोर्स मेरा क्या हो जाएगा, तो एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। आई होप आपको क्लियर है। ओके, चलिए। ओके, तो टेस्ट चार्ज के बारे में हमने ऑलरेडी लिख दिया है। टेस्ट चार्ज वैसा चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है या टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो होता है, जिसके कारण मतलब जिसका मतलब ये होता है कि ये जो टेस्ट चार्ज है सराउंडिंग में कोई अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर रहा है, जिसके कारण कोई दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हो। ओके, तो इट इज द चार्ज दैट डू नॉट डिस्टर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट इज केप्ट। मतलब ये वैसा चार्ज है
जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, यहाँ पे हमने नोट करके लिखा हुआ है द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस इन सराउंडिंग बाई द चार्ज पार्टिकल नेवर एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स बाई इटसेल्फ। कहने का मतलब ये है कि सपोज मान लो कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है तो ये पूरे सराउंड में क्या हो रहा है, पूरे सराउंड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये खुद पे फोर्स लगा पाएगा? तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। कोई भी पॉइंट चार्ज या कोई भी पॉइंट चार्ज कभी भी, या कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज बॉडी अपने ऊपर कभी भी नेट फोर्स को नहीं लगा पाएगा, ठीक है, या नेट फोर्स कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा अपने फील्ड के कारण। समझ में आ रही बात? यानी अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे क्यू है, ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं और लिफ्ट जिस स्ट्रिंग से जुटा हुआ होता है उसी स्ट्रिंग को हम लोग पकड़े हुए होते हैं। तो अगर हम अपने फोर्स के कारण अगर उसको स्ट्रिंग को पकड़े या खींचे तो हम अपने आप को लिफ्ट अप नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपने आप का फोर्स हो गया, मेरा टोटल इंटरनल फोर्स हो गया। तो उस फोर्स के कारण यानी हम अपने आप के फोर्स को अपने आप पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अप्लाई क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को ऊपर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं रस्सी को खींच के। तो ये वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में है। एक लिफ्ट रहता है, लिफ्ट में रस्सी टाइट होता है और रस्सी को हम लोग खींचते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन में होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, वही हमने यहाँ पे बताया है, ठीक है, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो वो चार्ज पार्टिकल अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप पे नेट फोर्स कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। यानी नेट फोर्स अपने आप के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पे जीरो होता है, ठीक। चलिए, तो हमने लिख दिया। अब देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बी पॉइंट पे ही हम लोग निकाले, बी पॉइंट कौन था मेरा, तो यही वाला था। सपोज मान लिया कि ये बी पॉइंट है या पी पॉइंट है, ओके। तो किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो जैसे मान लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज बॉडी ए इज गिवन बाई, यहाँ पे दो चार्ज बॉडी को हमने मान लिया है, यहाँ पे हमने नोमेनक्लेचर शायद इसका नहीं किया हुआ है, ओके। मान लो कि ये ए चार्ज पार्टिकल है और ये बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? मान लो कि ए चार्ज पार्टिकल है और ये बी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है ना उसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के लिए हम लोग क्या देखेंगे, तो इसमें देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, ठीक है, ड्यू टू चार्ज बॉडी, हमने उल्टा लिख दिया क्या? नहीं, ठीक है, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल ए, ओके, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल ए कितना हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, ठीक है, तो उसका देखना पड़ेगा। तो अब देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किससे क्रिएट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है कैपिटल क्यू से, और किस पे क्रिएट होना है? तो टेस्ट चार्ज पे। तो एफ नॉट बाई क्या होगा? एफ नॉट क्या होगा? मान लो कि इसको फोर्स उतना लग रहा है, तो एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू, और एफ नॉट क्या हो जाएगा? तो दोनों के बीच का फोर्स लिख देंगे, तो के टाइम्स क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, यानी उस पॉइंट पे जो मेरा एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्यू को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? तो जिस यूनिट पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है, गिवन चार्ज से, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है सराउंडिंग में, ओके। तो चलिए, अब हम इसको क्या करते हैं, तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। मान लो कि ये क्यू पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पे क्यू पॉइंट चार्ज है, तो क्यू पॉइंट चार्ज है तो क्या होगा कि इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ जाएगा, तो इधर भी जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो ऐसे होगा, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा ऐसे होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या है ये, तो इसको हम इस डिस्टेंस को हम लोग वेक्टोरियली रिप्रेजेंट करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये मेरा यूनिट यानी आर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन का है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? देखिए क्यू बाई आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर उसके डायरेक्शन में। तो आई होप ये मेरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसको और भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं, आर यूनिट वेक्टर टू वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर या मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इन द सराउंडिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू, वो आपको गिवन है, और ये क्या हो गया मेरा? तो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ओके। अब हम लोग क्या दे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको पता चल गया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे कि हमने फोर्स के केस में देखा था।
तो फोर्स के केस में क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या देखा कि सराउंडिंग में एन टाइप्स के पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, और किसी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल पे क्या करना था हमको, उस टोटल चार्ज पार्टिकल के कारण नेट फोर्स पहले निकालना था। यहाँ पे क्या है कि उस टोटल चार्ज पार्टिकल के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पे हमको क्या करना है, तो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो यहाँ पे जैसे देखिए हमारी Q1 चार्ज पार्टिकल, Q2 है, अप टू Qn चार्ज पार्टिकल, और हमको इस बी पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो Q1 चार्ज के पार्टिकल के कारण इस यूनिट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कारण होगा वो कितना हो जाएगा, तो सबका वेक्टर समेशन, जैसे वही हमने लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 चार्जेस, ड्यू टू Q2 चार्जेस, अप टू ड्यू टू Q1 चार्जेस। तो वो कितना हो गया, तो K Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, यानी R1 वेक्टर, वैसा ही कर करके हमने पूरा एन टर्म्स तक ही लिख दिया। अब इसमें हमने कॉमन ले लिया के तो सब में सेम था, और समेशन लगा दिया फ्रॉम i इक्वल्स टू 1 to n, यानी i 1 to n मतलब फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से लेके nth चार्ज पार्टिकल तक। तो क्या हो गया, तो Qi बाई आर आई स्क्वायर इंटू वेक्टर ऑफ आर आई एथ वेक्टर। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड में अलग लगे, इसको हटा देंगे तो ये मैग्नीट्यूड में आते जाएगा, तो K Q1 बाई R1 स्क्वायर, K Q2 बाई R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या करने का, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना होगा तो उस समय हमको क्या करना होता है, तो उस कंडीशन में हमको करना होता है कि सबको डायरेक्शन के साथ लिखना होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के यूज़ करके। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक मेरा इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ये और तीनों पे क्या करा हुआ है, तो चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, Q0 चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि इसके सेंटर पे, यहाँ पे जो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, क्या होगा, ओके, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो Q0 चार्ज पार्टिकल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, फिर इसके कारण आउटवर्ड, फिर इसके कारण, क्योंकि सिमिलर चार्ज है, सॉरी सिमिलर चार्ज बोल रहे हैं, सेमी चार्ज है, तो सेमी चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड ही लगता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट होता है पे लगता है वो रेडियली आउटवर्ड ही होता है, जैसे कि इस केस में आपने देखा था, इस केस में भी रेडियली आउटवर्ड, इस केस में भी रेडियली आउटवर्ड, इस केस में भी रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ ही लगेगा, ओके। तो अब देखो कि इसी को हमने यहाँ पे सजा के रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल, तीसरा चार्ज पार्टिकल के कारण इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा। तो अब देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ बाई आर स्क्वायर। तो आर कौन सा, तो जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट पे, तो मान लो कि ये Q0 है, ये भी Q0 है और ये भी Q0 है। तो इस Q0 के कारण ये मेरा जो डिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया, R यूनिट का डिस्टेंस हो गया, ये मेरा डिस्टेंस जो हो गया वो R यूनिट का हो गया, ये भी R यूनिट का हो जाएगा, ये भी R यूनिट होगा। अब ये R यूनिट, अब तुम देखो कि KQ बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, KQ बाई आर स्क्वायर रहेगा, और ये चारों तरफ कौन सा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो सेम ही होगा, क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। तो इधर भी E लग रहा है, इधर भी E लग रहा है, इधर भी E लग रहा है, और तीनों के बीच में एंगल कितना का, 120 120 120। क्यों, क्योंकि ये सेंट्रॉयड है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इसी के लिए ये मेरा 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसमें निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। क्यों, इसका हम लोग कंपोनेंट भी ब्रेक करके देख सकते हैं। जैसे इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, अगर हम लोग निकालेंगे तो ये मेरा 30 हो गया, ये मेरा 90 हो गया, ठीक है, ओके। या फिर आप क्या कर सकते हो, तो लामी थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। लामी थ्योरम ये बोलता है कि अगर सेम ही फोर्स सेम ही एंगल पे अगर लगा रहे होंगे तो नेट फोर्स जो होगा उस पॉइंट पे 0 होता है, यानी इस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सपोज मान लो कि इस तरह नहीं बनाना है तो आपको क्या करना है, ऐसे कर लो, ये x कर लो और ये y कर लो, जितना भी फोर्स इसमें दिखा हुआ है सबका कंपोनेंट लिखो। तो देखो इस वाले का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो E cos 30 डिग्री, इसका कंपोनेंट ऊपर जाएगा कितना, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो E sin 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाला ऑलरेडी नीचे पड़ा हुआ है तो ये E है, ठीक है। अब देखो, अब इस वाले वेक्टर का जो यहाँ पे ऑलरेडी दे रहा है, इसका भी 2 कंपोनेंट, तो इधर कितना जाएगा, इधर, तो वहीं E cos 30 डिग्री, और ऊपर वाला इसका ऊपर घूम के जाएगा ऐसे, तो ये वाला और एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो E sin 60 डिग्री। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, और ये वाला 2E sin 60 हो गया, sin 60 1/2 हो गया, तो 2E sin 60 मतलब
1 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर भी ई लग रहा है, नीचे भी ई लग रहा है, यानी नेट जो हो गया वो क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो ये मेरा कंपोनेंट मेथड हो गया। और डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं लामी थ्योरम से। तो लामी थ्योरम जो बोलते हैं हमने ऑलरेडी बोल रखा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपका। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज़ करके हमने बनाया है। बाकी हमने जो भी क्वेश्चन बनाया हुआ था फोर्स के केस में, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी बना सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और नए नए कंसेप्ट को सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर चार्ज या डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा या कैसे मेजर किया जाता है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।